नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल दोस्त चेतन कुमार सेन, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरवासी में कार्यरत हूँ। आपका स्वागत करता हूँ इस क्लास में। कक्षा 9 के 2 लेक्चर्स अपन कर चुके हैं। पहले लेक्चर्स में तो हमने पढ़ा था कि कक्षा 9 के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से पार्ट हैं और उन पार्ट के अंदर किस प्रकार का कंटेंट होगा। उसके बाद हम कंप्लीट कर चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्यूटर का परिचय, जिसमें कंप्यूटर क्या होता है, फिर कंप्यूटर के प्रकार, जिसमें हमने 2 प्रकार के कंप्यूटर पढ़े थे, एक तो अनुप्रयोग के आधार पर और एक आपका आकार के आधार पर। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर के उपयोग। अब कंप्यूटर के उपयोग, आपको कंप्यूटर क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी उपयोगिता के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के उपयोग, यूजेज ऑफ कंप्यूटर इसे बोलते हैं। कंप्यूटर का उपयोग बड़ा व्यापक है। आज जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता इतनी अधिक हो गई है कि आज का कंप्यूटर युग इसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर के आविष्कार की बहुत सी घटनाएं जो कि मानव के वश की बात नहीं है, अब आसान हो गई। यानी बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन होती है, इतनी फास्ट उसका रिजल्ट चाहिए होता है जो मानव द्वारा करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। वस्तुतः कंप्यूटर का आविष्कार की गणना स्वचालित और परिशुद्धता से करने का उद्देश्य है। देखो इसका इंपॉर्टेंट काम क्या था, गणना स्वचालित और परिशुद्धता। इसका मतलब क्या है, अब जब मानव कैलकुलेशन करता है, गणना करता है, तो हो सकता है मानवीय भूल के कारण या मानवीय त्रुटि के कारण उसमें क्या हो जाए, आंसर उसका प्रॉपरली नहीं है, यानी शुद्धता उस आंसर की नहीं बनी रहे। लेकिन जब कंप्यूटर क्या एक मशीन है, अब मशीन जब काम करेगी तो जो इनपुट अपन डालेंगे, जो डेटा उसके अंदर डालेंगे, उसी के आधार पर ये क्या देगा, आउटपुट देगा। तो इसकी शुद्धता क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट होगी, यानी एक्यूरेसी पे काम करता है कौन, कंप्यूटर। ऐसा क्षेत्र जिसमें समयबद्धता और परिशुद्धता की अत्यधिक आवश्यकता होती है, कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य है। जैसे मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाना, कल बहुत तेज आंधी आ सकती है, भूस्खलन हो सकता है, तूफान आ सकता है, तेज बारिश हो सकती है, तो इसकी सटीक गणना होना आवश्यक है। तो वो सटीक गणना कौन करता है, कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान है कि जो आपका जो रॉकेट है, सैटेलाइट है, उसको किस समय लॉन्च करना है, कितने समय बाद किस लोकेशन पर होनी चाहिए, किस कक्षा में स्थापित होनी चाहिए, वो सारी गणनाएं करना या उसको मॉनिटरिंग करना किससे, आदमी से संभव नहीं डायरेक्टली, वहां पर आपको कंप्यूटर की उपयोग करना पड़ेगा। नाभिकीय संयंत्रों संचालन आदि में विशेष क्षेत्र में जिनका कंप्यूटर के बिना विकास संभव नहीं है। चंद्रमा पर मानव का कदम कंप्यूटर पर परिशुद्ध और तीव्र गणना के कारण ही संभव हो पाया है। अब स्वयं अगर मानव केवल बिना कैलकुलेशन के वहां पर चला जाता, बिना संसाधन के चला जाता, तो जीवित नहीं रह पाता। तो पहले उसका पूरा एक प्लान बनता है कि किस प्रकार जाएगा, किस स्पीड से उसको पृथ्वी से बाहर जाना है, कितनी स्पीड से जाए ताकि चंद्रमा पे जाके लैंड हो जाए। तो ये सारी कैलकुलेशन क्या करते हैं, आपके सुपर कंप्यूटर करते हैं, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, सुपर कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की बड़ी तीव्र गणनाएं करने के लिए काम में आता है। अब कंप्यूटर का जो उपयोग है, कंप्यूटर का उपयोग संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए। अब कुछ बटन दबाते विश्व के किसी भी कोने में संपर्क किया जा सकता है, वही बहुत कम खर्च में। देखो आजकल क्या होता है, अब इसका यूँ समझते हैं कि पहले जो मीटिंग्स होती थी, विभागीय मीटिंग होती थी, उसके लिए जो प्रभारी होता था या प्रधान होता था, संस्था प्रधान होता था, उसको उस पर्टिकुलर जगह जाना पड़ता था। जैसे मैं बात करूं कि जैसे जाजपुर ब्लॉक है, जाजपुर ब्लॉक में बहुत सारे विद्यालय हैं, पीओ क्षेत्र है, उन सबके संस्था प्रधान कहाँ जाएंगे, जाजपुर जाएंगे कोई भी मीटिंग के लिए। अगर उनको और कलेक्टर लेवल की मीटिंग है तो उनको जाना पड़ेगा शाहपुरा या भीलवाड़ा जाना पड़ेगा। तो वहाँ आने जाने का समय और पैसा खर्च होता था। जब टेक्नोलॉजी अपने पास आ गई तो ये सारी मीटिंगें हो जाती है, आजकल ऑनलाइन हो जाती है। तो इंटरनेट तो सूचना प्रसारण और सूचना प्राप्ति का एक बहुत सशक्त माध्यम है। यह सूचनाओं एवं ज्ञान का अथाह भंडार भी है, जहाँ कोई भी सूचना एवं जानकारी पल भर में प्राप्त की जा सकती है। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही इंटरनेट से परीक्षार्थियों को अपने अपने परिणाम और प्राप्तांकों की जानकारी हो जाती है। कक्षा 10 और 12वीं, तो 10 में लगभग आपके हर साल 10 से 15 लाख बच्चे बैठते हैं,
तो उन इतने बच्चों का डेटा रिजल्ट एक ही क्षण में निकालना आसान नहीं होगा बिना कंप्यूटर के। तो वहां पर क्या होता है, सर्वर बनाया जाता है, उसमें डेटा रिकॉर्ड किया जाता है और ऑनलाइन आप अपना रिजल्ट देख पाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये वेबसाइट है। इंटरनेट पर उपलब्ध टेलीफोन डायरेक्टरी से किसी भी टेलीफोन नंबर का क्या कर सकते हैं, जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। रेल, बस, हवाई जहाज समय सारणी का मालूम कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग अपन करा सकते हैं। भारतीय रेल के एक सामान्य पैसेंजर की ट्रेन में वर्तमान स्थिति में जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध रहती है। यानी अगर आपको ट्रेन से क्या करना है, ट्रेवल करना है, ट्रेन से आपको यात्रा करनी है, तो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी तो ट्रेनें अवेलेबल है, उसमें कौन सी सीट्स अवेलेबल है, कब आपको बुकिंग करानी है। जो बुकिंग करा देते हो वो भी आपकी कंफर्म हो जाती है। यानी अगर इंटरनेट का यूज़ अच्छे से जानते हो तो समय पर आप ढंग से बुकिंग करा पाओगे और आपको वहाँ प्लेटफॉर्म पे जाके भाग दौड़ करनी नहीं पड़ेगी टिकट के लिए। तो इंटरनेट पर विश्व की सभी प्रमुख समाचार पत्र, अब यह इंटरनेट से किस प्रकार से, अब पहले जो न्यूज़पेपर अपने घर पे आता है वही सूचना अपन ले पाते थे, लेकिन अगर आप इंटरनेट के माध्यम से विश्व में कोई सी भी हलचल हो रही, कोई भी इस प्रकार की सूचनाएं समाचार है, उसकी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इंटरनेट आपको विश्व की किसी भी कोने में बैठकर राजस्थान के समाचार पत्र के किसी भी क्षेत्रीय परिशिष्ट को पढ़ सकते हैं। घर बैठे ट्रेन रिजर्वेशन करा सकते हैं। अब देखो आजकल ये चीजें सब अपन करते हैं, टेलीफोन बिल, बैंक बैलेंस आदि की जानकारी किससे, डायरेक्ट अपन मोबाइल के माध्यम से ही ले लेते हैं। और इनका बिल भी कैसे पेमेंट कर देते हैं, मोबाइल के माध्यम से बिल पेमेंट कर देते हैं। चाहे भी कोई ऐसी सूचना या जानकारी हो जो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं हो, तो अनुसंधानकर्ताओं और लेखकों के लिए तो इंटरनेट बहुत ही अच्छे संदर्भ का स्रोत का कार्य करता है। इंटरनेट पर उपलब्ध ईमेल के द्वारा संदेशों का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान होता है। अब ईमेल का यूज कब होता है, जैसे कुछ सूचना है, यहाँ के छात्रों और छात्राओं की सूचना मुझे क्या करनी है, डीपीओ में मेल करनी है अपने संबंधित, या बीओ में मेल करनी है, सीबी ऑफिस में मेल करनी है, या डीओ में मेल करनी है। तो वो सूचनाएं कहाँ पर है, वर्तमान विद्यालय में। अब इन सूचनाओं को या तो एक पर्सन, एक व्यक्ति यहाँ से लेकर वहां पर जमा करा के, तो आने जाने का खर्चा लगेगा प्लस समय व्यतीत होगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, सारी सूचनाओं को क्या करेंगे, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में बना देंगे। वर्ड या एक्सेल डॉक्यूमेंट में अपने सारी सूचना बना दी। अब उस सूचना को क्या करेंगे, ईमेल के माध्यम से, ठीक है, ईमेल के माध्यम से हम क्या कर देंगे, उसको सेंड कर देंगे सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। ईमेल संदेश भेजने में बहुत ही कम खर्च आता है, क्योंकि नेट आपने नेट रिचार्ज करा रखा तो वो तो है ही, आपने डॉक्यूमेंट बनाया और जिस भी संबंधित है उसको वहां पर भेज दिया है। जिस क्षण संदेश भेजा जाता है उसी दूसरे क्षण विश्व के किसी भी कोने में कंप्यूटर में पहुंच जाता है। जैसे आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं किसी को या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो जैसे मैसेज करते हैं तुरंत पहुंच जाता है, फिर अगला वाला तुरंत आपको रिप्लाई करता है। अन्य सुविधा जैसे चैटिंग सब जानते हैं, व्हाट्सएप पे हम करते हैं, संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। तो अगला जो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, चैटिंग क्या होता है। चैटिंग एक ऐसी सुविधा है जिससे हम क्या कर सकते हैं, संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान में जैसे अपन व्हाट्सएप की बात करें, फेसबुक की बात करें, इनमें तो अपन क्या कर सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, फोटोज भेज सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन के लिए काम में आता है। इंटरनेट पर उपलब्ध अन्य सुविधा जैसे नेट टेलीफोनी का उपयोग करके किसी भी फोन से भी संपर्क किया जा सकता है। और नेट टेलीफोनी में सामने वाले व्यक्ति के कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है। नेट टेलीफोनी में विदेशों में बातचीत करने में बहुत ही कम खर्च आता है, बहुत ही कम खर्च आता है। अब नेट टेलीफोनी भारत में भी वैध हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देखो ये नाम आपने सुना होगा, वीसी शॉर्ट में आपने नाम सुना होगा कि आज जो संस्था प्रधान है उसकी क्या है, वीसी है। कहाँ पर, एसडीएम ऑफिस में, सीबी ऑफिस में, पीओ ऑफिस में। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टेलीफोनी पर बातचीत करते हुए एक दूसरे को देखा जा सकता है। तो जैसे अपन क्या करते हैं कि व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप के ऊपर क्या करते हैं, एक दूसरे को वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। एक से ज़्यादा व्यक्ति को उस वीडियो चैट में अपन इंक्लूड करा सकते हैं, ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। ये आपका ईमेल का फॉर्मेट है, ठीक है, ओल्ड फॉर्मेट है, आपको न्यू फॉर्मेट और बता दिया जाएगा। ईमेल का प्रारूप,
ठीक है, इसमें थोड़ा सा पिक्चर आपका क्लियर नहीं है, इसको और अलग से ईमेल की पिक्चर आपको एक बार दिखा देंगे। अब ईमेल का प्रारूप व्यापारिक जो जगत है उसमें कंप्यूटर का उपयोग खूब बढ़ रहा है और साधारण हिसाब से किताब या लेखा का संधारण से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रबंधन आम हो गया है, आज कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। तो कंप्यूटर इंटरनेट की संयोग से एक नई व्यापार प्रणाली प्रचलन में आ गई जिसका नाम है ई कॉमर्स। देखो ये नाम आपको सुनने में थोड़ा सा नया लग सकता है, लेकिन इससे आप बहुत अच्छे से रूबरू हो। आप क्या करते हैं आजकल ऑनलाइन चीज़ों मंगाते हैं, जैसे आपने क्या किया फ्लिपकार्ट से क्या मंगाते हैं, कोई भी चीज़ आप परचेज करके मंगाते हो भाई, फ्लिपकार्ट हो गया, मंत्रा हो गया, मीशो हो गया, तो ये सब क्या है, ये आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। और ये क्या करते हैं, अब उत्पादक क्या करता है, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको डायरेक्ट विक्रेताओं को और वस्तुओं को एवं सेवाओं को विश्वव्यापी बाजार कहते हैं इसको। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है, तो एक नई व्यापार प्रणाली है। ई कॉमर्स एक नई व्यापार प्रणाली है जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को इंटरनेट के जरिए खरीदना या बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है। तो ऑनलाइन अपन क्या कर सकते हैं, इन सामानों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उसको अलग से शॉप लगानी नहीं पड़ रही, सारा सामान उसने ऑनलाइन शो कर दिया है, आप उसको बुक कराते हैं और परचेज कर लेते हैं। अब इससे क्या हुआ, दुकान अगर वो नहीं खोलेगा तो दुकान का किराया नहीं लगेगा, दुकान में आदमी बिठाएगा तो उसका भी किराया, उसका भी जो सैलरी बचेगी, तो उसकी जो लागत है उसमें कमी आ जाती है, बेचने की लागत में कमी आ जाती है। घर बैठे आप क्या कर सकते हैं, वस्तुएं खरीद सकते हैं, घर बैठे आप सिनेमा टिकट बुक करा सकते हैं, होटल बुकिंग करा सकते हैं, यात्रा का रिजर्वेशन करा सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी से अगर आप जुड़े हैं तो किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होने वाली है अगर आप उसका सही ढंग से यूज कर रहे हैं। ई कॉमर्स का ही एक भाग है ई बैंकिंग। देखो वर्तमान में ये बहुत ही सीखना जरूरी है। भाई कोई मोबाइल चलाता है और अगर उसको ई बैंकिंग आती है तो उसको पैसे निकलवाने में, पैसे ट्रांसफर करने में बैंक जाने की जरूरत नहीं, तो उसके समय की बचत है, ईंधन की बचत है। ठीक है, ई बैंकिंग को अच्छे से समझते हैं, होता क्या है इसमें। अब इंटरनेट के जरिए खाता धारक अपने बैंक का बैलेंस देख सकता है। पहली चीज तो क्या देख सकता है, बैलेंस देख सकता है। अब बैलेंस देखने के लिए इसमें क्या होता है भाई, इसमें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। एक तो होता है लॉगिन आईडी और एक होता है पासवर्ड। ठीक है, अब ये तो आपने मशीन देखी होगी एटीएम वाली, तो एक खाते से दूसरे खाते में क्या कर सकते हैं अपन, राशि का ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले बैलेंस चेक कर सकते हैं कितना बैलेंस है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। राशि मुझे मेरे दोस्त के खाते में डालनी है, तो पहले क्या तरीका होता था पुराना, मेरे खाते से निकालता, फिर एक दूसरी स्लिप भरता जमा कराने की जिसमें दोस्त के खाते का बैंक अकाउंट नंबर डालता, फिर उसमें जमा कराता, समय ज़्यादा लगता, लाइनों में लगना पड़ता था। तो ई बैंकिंग के माध्यम से आप बैलेंस चेक कर लिया, दोस्त के बैंक के अकाउंट नंबर ले लिए और उसको ऑनलाइन ही आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया। क्या कर सकते हैं इससे, टेलीफोन, बिजली, पानी आदि के बिल हम भर सकते हैं। ई बैंकिंग की सुविधा के अंतर्गत बैंकों द्वारा एक सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है, वह भी आपका है एटीएम। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन आता है बहुत सी बार कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, तो एटीएम आपको दिख गया, फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब ऑटोमेटिक टेलर मशीन का मतलब क्या है, आप पहले क्या करेंगे, एटीएम में कार्ड लगाएंगे, कार्ड लगाते हुए वो पहचान लेगा भाई कौन सा कस्टमर है, किसका अकाउंट है, फिर वो नेक्स्ट स्टेप बता देता है भाई आपको पैसे निकलवाने हैं, मिनी स्टेटमेंट निकलवाना है, ट्रांसफर करने हैं, बैंक स्टेटमेंट चेक करना है, पिन कोड चेंज करना है, तो अपने यहाँ बता रहा है। उसमें से अपन एक ऑप्शन चूज कर लेंगे, फिर 2-3 ऑप्शन बता देगा। सपोज मुझे पैसा निकलवाना है तो वो बोलेगा कि भाई आपको सेविंग अकाउंट से निकलवाना है, करंट अकाउंट से निकलवाना है, फिर आपसे पिन पूछेगा, फिर उसके बाद पैसे निकालेगा। तो इसको अपन को कुछ नहीं कहना पड़ रहा, इस ये अपन को ऑप्शन दे रहा है और अपन इसको क्लिक करते जा रहे हैं ऑप्शन को, और अपन को ये क्या कर रहा है, अपन को जो भी चीज़ चाहिए वो ये प्रोवाइड करा रहा है। तो इसमें
अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जो भी ऑप्शन आप क्लिक करोगे तो इसलिए बोला है इसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसको केवल आपको निर्देश ये ऑप्शन देते हैं, निर्देश को अपन क्लिक करते हैं तो अगले फिर ऑप्शंस प्रोवाइड करा देता है। ये स्वचालित गणित मशीन एटीएम द्वारा, अब एटीएम के बारे में सब जानते हैं लेकिन आपको लिखना आना चाहिए भाई एटीएम क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। क्या होती है, स्वचालित गणित मशीन होती है। किस काम में आती है, किसी भी स्थान पर रकम निकलवाने में हेल्प करती है। अब आपके बैंक में तो पैसा है, एटीएम में पैसा, लेकिन जेब में कैश नहीं आ रहा, आपको देना कैश है, तो एटीएम मशीन पे जाके अपन पैसा निकलवा सकते हैं। ठीक है, आजकल एटीएम मशीन में आपका अमाउंट जमा भी आप करा सकते हो, निकलवा तो पहले भी सकते थे, जमा करा सकते हो और निकलवा सकते हो। बहुत सी जगह इसको प्रचलित भाषा में एनी टाइम मनी भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट तो आपका क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, लेकिन इसको एनी टाइम मशीन भी कहा इसलिए जाता है क्योंकि ये 24 घंटे चलती है। आप कभी भी एटीएम पे जाओगे, अगर वो चालू अवस्था में है तो किसी भी समय वो आपको काम करके देगा। बैंक का टाइमिंग तो क्या होता है, सुबह 10 बजे से लेकर साय 5 बजे तक। इसके बाद तो बैंक का काम नहीं कर सकता हूँ मैं। लेकिन अगर मुझे रात को पैसे की जरूरत पड़ गई तो फिर कहाँ से निकलवा के लाऊंगा मैं, तो उस वाले केस में अपन कहाँ जाएंगे, एटीएम के पास जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की आगे बात समझ में। चलिए, एटीएम मशीन आपने देख ली है। कार्यालय में टाइपराइटर के स्थान पर कंप्यूटर ले लिया है। आप कभी जैसे सिविल तहसील गए हो या किसी न्यायिक परिसर में गए हो, तो वहाँ पर जो परिषद के बाहर टाइपिंग करने वाले रहते हैं, तो टाइपराइटर होता था पहले, जिसमें क्या करते थे, टाइप करते थे और उसमें सभी शब्दों के हैमर बोलते हैं उसको, हैमर मार्क करते थे। पेपर के ऊपर एक रिबन लगा हुआ रहता था, रिबन पे मार्क करते थे, छपता जाता था। ठीक है, लेकिन उसको टाइप करने में आवाज़ भी आती थी और समय भी लगता था और हर चीज़ उसको नई बार टाइप करनी पड़ती थी। तो उसका स्थान किसने ले लिया, कंप्यूटर ने। सपोज किसी को बनाना है डॉक्यूमेंट, जैसे हमने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाए थे। सपोज हमें संतान से संबंधित डॉक्यूमेंट बनाना है, तो संतान संबंधी डॉक्यूमेंट का उसने एक बार फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब जब भी कोई भी नया व्यक्ति आएगा उसका नाम चेंज करेगा, संतान की संख्या चेंज करेगा और वो फॉर्मेट हमेशा तैयार रहता है। बल्कि टाइपराइटर में हर बार उसको लिखना पड़ता था, तो यहाँ पर उसके समय की बचत हो गई। कार्यालय में होने वाले सभी लेखा जोखा जैसे संस्थापन विवरण, वेतन विवरण, संधारण आदि कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। आज लगभग सभी विभाग, गवर्नमेंट विभाग की जितनी भी सैलरी है, सैलरी प्रोसेस हो गया, उसके एम्प्लॉय का जो डेटा है उसका विवरण हो गया, ये सभी कंप्यूटर में सेव किए जाते हैं। आजकल ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपडेट किए जाते हैं, लेकिन सहायता किसकी ली जाती है, कंप्यूटर की। प्रशासनिक नियंत्रण के लिए ई गवर्नेंस का सहारा लिया गया है। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया बच्चों, ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस को थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि पहले क्या होता था कि आपको अलग अलग सर्टिफिकेट बनाने पड़ते थे, जैसे जाति का सर्टिफिकेट बनाना पड़े, ठीक है, मूल निवास बनाना पड़े आपको, ठीक है, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, संबंधित जो ऑफिस है उसमें जाना पड़ता था। लेकिन आज आपने ये नाम सुना होगा, ई मित्र का नाम सभी ने सुना होगा। ई मित्र के माध्यम से, अब देखो इसका नाम ई मित्र क्यों रखा गया है, क्योंकि ये क्या करता है, ई का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से क्या करता है, ये बहुत सारी सूचनाओं की फंडिंग ऑनलाइन कर देता है। जैसे आपने सुना होगा आधार का काम और आपका जन आधार, ये सारी जो सूचनाएं वो कौन करता है, ई मित्र पे चले जाओ कर देता है, क्योंकि उसको एक्सेस दे दिया इन चीज़ों का। ठीक है, तो ई गवर्नेंस में ये चीज़ आ गई कि जिन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको फिजिकली जाना पड़ता था, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट वहीं घर बैठे मिल जाएगा। पुस्तकालय में पुस्तकों का संपूर्ण ब्यौरा, सदस्यों का पूरा रिकॉर्ड, पुस्तकों लेना देना, ये सब आपका इसमें देखो एक आपका होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लो, सभी जितनी भी बुक्स है उनको एक बार एंट्री कर दो, फिर कोई भी लेता है देता है उस सब का रिकॉर्ड उसके अंदर मेंटेन होता है। किसी भी चीज़ को प्रकाशन करना, मुद्रण करना कंप्यूटर का उपयोग होता है। यह कार्य डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंतर्गत आता है।
परंपरागत छपाई का कार्य बहुत ही क्या हो गया है, कम हो गया है। दुष्कर और श्रम साध्य हुआ करता था, किंतु अब कंप्यूटर के उपयोग से बहुत आसान हो गया है। अब देखो अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर के उपयोग किस किस काम में आता है। देखो चिकित्सा में किस प्रकार से काम में आता है कंप्यूटर। चिकित्सा क्षेत्रों में रोगों के निदान के लिए, इलाज के लिए, शल्य क्रिया के लिए और रोगियों की गहन निगरानी के लिए आदि के लिए आपका कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब आप बोलोगे सर जब शल्य क्रिया तो किससे, औजारों से की जाती है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ आप, शल्य क्रिया औजारों से की जाती है, लेकिन आपने सुना होगा दूरबीन से रिलेटेड ऑपरेशन, ठीक है, या हार्ट का ऑपरेशन भी तार के माध्यम से हो जाता है, या उसमें अब देखो यहाँ पर जैसे इसने नाम दिया अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में यहाँ पर एक मशीन है अल्ट्रासाउंड की, इस मशीन में दिख रहा है कि अंदर क्या हलचल हो रही है, किस प्रकार की सूचना है, और यहाँ पर इनके पास हाथ में एक मशीन है। इस मशीन को ये लगाते हैं, यहाँ पर एक रिसीवर होता है जो क्या करता है, इस सूचना को कैप्चर कर रहा है, पेट में बिना अंदर गए अंदर की सूचना को कैप्चर करके यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। जैसे सीटी स्कैन होते हैं, बहुत सी बार आपने सुना होगा शरीर में कोई गहन बीमारी हो जाती है तो उसकी जांच के लिए अपन सीटी स्कैन कराते हैं। एमआरआई आदि कुछ ऐसे परीक्षण हैं जिनका उपयोग विभिन्न बीमारियों की विकृति को पता लगाने के लिए किया जाता है। इन परीक्षण में कंप्यूटर जनित चित्रों के माध्यम से रोगों के निदान में बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि अब उसको चीर फाड़ करके उसकी जानकारी करना तो इतना आसान नहीं होता है। अगर फोटोग्राफ देखकर अगर उसकी जानकारी पता लग जाए, बीमारी का पता लग जाए, ठीक है, तो चिकित्सक के लिए उस कार्य को करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अनियमित हृदय की धड़कन वाले रोगियों का धड़कन नियंत्रण करने वाला उपकरण पेसमेकर, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन वैसे तो विज्ञान का क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना चाहिए कि पेसमेकर किस काम में आता है। जब रोगी की धड़कन अनियमित हो जाती है तो उसको नियंत्रण करने के लिए पेसमेकर की सहायता ली जाती है। ये एक छोटा सा कंप्यूटर ही है, क्या करता है, उसकी धड़कन देखता है भाई किस हिसाब से चल रही है, कम चल रही है, तो उसको कितना पेस दिया जाए जिससे उसकी धड़कन रेगुलर हो जाए। अनुवांशिक यानी जेनेटिक अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डीएनए की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा उलझे हुए आपराधिक प्रकरणों को सुलझाया जाता है। भाई आपने एक नाटक देखा होगा सीआईडी, ठीक है, सीआईडी नाटक में क्या करते हैं, या आपने सुनी होगी फॉरेंसिक, नाम सुना होगा, फॉरेंसिक लैब होती है। फॉरेंसिक लैब क्या करती है, कोई भी आपराधिक एक्टिविटी हो गई, सपोज कोई बड़ा बैंक है, उस बड़े बैंक के अंदर किसी ने लूटपाट करी, तो उस लूटपाट में जब व्यक्ति लूटने आया था तो कोई ना कोई उसके शरीर का फिंगरप्रिंट कहीं ना कहीं इसको चीज को पकड़ा होगा, तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से, या उसके शरीर के कोई बाल गिर गया हो, स्किन कहीं पर रैप हो गई हो, ठीक है, कहीं पर उसने छुआ हो, तो उसके माध्यम से क्या करते हैं, उस पूरी जो आपराधिक गतिविधि है उसको सुलझाने में काम में आती है। तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में इसको यूज किया जाता है। जैव चिकित्सा विज्ञान कंप्यूटर के संयोग से विज्ञान की एक नई शाखा, अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्या बोलते हैं इसको, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो अब आपको एक नया सब्जेक्ट और पता लग गया कि अगर मुझे जैव विज्ञान की या जैव चिकित्सा के बारे में पढ़ना है तो एक डिपार्टमेंट होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स शाखा, उसमें अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो बढ़ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही प्रभावी रूप से हो रहा है। कक्षा में विज्ञान प्रायोजन का निर्माण, रिपोर्ट तैयार करना, जानकारी एकत्रित करना, अंतःक्रियात्मक अधिगम टूल यानी इंटरेक्टिव लर्निंग टूल। देखो एक तरीका क्या होता है, मैं केवल आपको बुक है मेरे हाथ में, आपके हाथ में बुक है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप अगर ध्यान दोगे पढ़ते समय तो आप एग्जैक्ट पढ़ पाओगे। तो इंटरेक्टिव लर्निंग टूल का मतलब क्या है, बच्चों को जोड़कर शिक्षा के साथ, शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जोड़कर आपको क्या करते हैं, पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कंप्यूटर के रूप में प्रचलन पढ़ा है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षक के पूरक के रूप में भी किया जाता है। अब देखो जैसे आजकल आपकी डिजिटल क्लास होगी, अगर आपके पास किसी भी विद्यालय में अगर शिक्षक नहीं है तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक हार्ड डिस्क अवेलेबल कराई है जिसमें
कक्षा 9, कक्षा 10 और 11 और 12 इन सभी के जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड करके ऑफलाइन आपको प्रोवाइड कराती हैं। अब इस हार्ड डिस्क, ये जो आपका पैनल लगा है, IFD पैनल लगा है, इसके अंदर भी हार्ड डिस्क हमारे पास है। तो अगर कोई टीचर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को कक्षा प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जिससे क्या होता है, बच्चे का नुकसान नहीं होता है, उसको प्रॉपर एजुकेशन मिल जाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर आधारित शिक्षण जिसे बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग के अंतर्गत एक से अनेक सॉफ्टवेयर है जिसमें विभिन्न विषयों की क्रमबद्ध जानकारी दी जाती है। अब मल्टीमीडिया आपने नाम सुना होगा, आपके मोबाइल में भी होता है मल्टीमीडिया। इसमें ध्वनि यानी ऑडियो, चित्र यानी पिक्चर, एनिमेशन और वीडियो युक्त CBT सॉफ्टवेयर किसी भी विषय को प्रभावी ढंग से समझाने में उपयोग में आते हैं। तो आजकल इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग और ट्रेनिंग संभव है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी घर बैठे हुए अपने शिक्षक से बात कर सकता है, जिज्ञासाएं शांत कर सकता है, यानी कोई क्वेरी है, उसको कोई परेशानी है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, पूछ लेगा। आज आभासी यानी वर्चुअल क्लास भी क्या बन गई है, वास्तविकता बन गई है। ठीक है, तो यहाँ ये रोबोट की एक फोटो है आपके सामने, ठीक है, और अलग अलग टॉपिक्स अपन को यहाँ दे रखे हैं। तो अब आज का टॉपिक अपन यही खत्म करते हैं और कल से अपन इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।